हेलो दोस्तों, नमस्कार। इतिहास विषय से संबंधित आज हम 80 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 79 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे। तो उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान संबंधी प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ था? तो पाकिस्तान संबंधी जो प्रस्ताव था वो 1940 में पारित हुआ था। आप देख सकते हैं 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन अध्यक्षता की थी, जिन्ना ने पहली बार पृथक पाकिस्तान राज्य के निर्माण का प्रस्ताव जो है पारित किया गया था, परंतु प्रस्ताव में पाकिस्तान शब्द का जिक्र जो है नहीं था। अगला है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्रों के प्रयोग का प्रमाण प्राप्त हुए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में जो सूती वस्त्रों के प्रयोग के जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं वो मोहनजोदारो से प्राप्त हुए हैं। पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदारो से सूती वस्त्रों के प्रयोग के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मुगल बादशाह ने निष्फल मध्य एशियाई नीति पर खजाने का बड़ा भाग व्यय किया था? तो वह कौन मुगल बादशाह था जिसने निष्फल मध्य एशियाई नीति पर जो है खजाने का बड़ा भाग जो व्यय किया था? वो था आपका शाहजहां। ठीक है, जिसने ताजमहल बनाया था, यानी शाहजहां ने निष्फल मध्य एशियाई नीति पर खजाने का बड़ा भाग व्यय किया था और कई बार अभियान किया गया, किंतु उसे मध्य एशिया में सफलता नहीं मिली, जिससे बहुतायत धन की हानि हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनसबदारी व्यवस्था में कितने दो अस्पाह सिंह अस्पा का पद सर्जित किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पीजीटी टीजी ने पूछा गया है। तो दो अस्पा और सिंह अस्पा का पद सृजन करने वाला व्यक्ति था मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत जहांगीर। तो दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं दो अस्पा और सिंह अस्पा होता क्या है? मनसबदारी व्यवस्था में जहांगीर ने दो अस्पा सिंह और अस्पा सिंह, ठीक है, दो अस्पा और सिंह अस्पा के पद का सृजन किया। दो अस्पा एक घुड़सवार होता था जिसके पास दो घोड़े होते थे, और सिंह अस्पा वह घुड़सवार होता था जिसके अंतर्गत तीन घोड़े होते थे। उन्हीं को दो अस्पा और सिंह अस्पा कहा जाता था। अगला है हमारा, पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। तो पूर्व जो वैदिक आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय जो है पशुपालन था। फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। उस काल में कृषि की अपेक्षा पशुपालन पर विशेष महत्व दिया जाता था। पशुओं में गाय की विशेष महत्ता होती थी। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन पूर्व वैदिक युग का प्रमुख खाद्यान्न था? तो पूर्व वैदिक युग का प्रमुख खाद्यान्न की बात करेंगे तो जौ इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी दूसरा। आप देख सकते हैं ऋग्वेद में एक ही अनाज यौ, जौ का मतलब होता है यौ शब्द का उल्लेख हुआ है, जिसका साम्य विद्वानों द्वारा जौ से लिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन पूर्व वैदिक काल में विनिमय का लोकप्रिय माध्यम था? तो विनिमय होता था पूर्व वैदिक काल में गाय के रूप में। फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। पूर्व वैदिक काल में विनिमय का जो लोकप्रिय माध्यम था वो गाय थी। धातव्य है कि पूर्व वैदिक काल में गाय की गणना संपत्ति में की जाती थी और ऋग्वेद में 176 बार गाय का उल्लेख प्राप्त होता है। ये भी पूछा गया कि ऋग्वेद में जो गाय का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो 176 बार। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लेखित प्राणी पानी संबंधित है। तो ऋग्वेद में उल्लेखित जो पानी का संबंध आपका व्यापार से हो जाएगा, यानी दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऋग्वेद में उल्लेखित शब्द पानी व्यापार से संबंधित है। ऋग्वेद में उल्लेखित है कि लोग पानियों से डरते थे क्योंकि वे मवेशियों के चोर होने के अतिरिक्त पशु संपत्ति की दृष्टि से अत्यंत जो है समृद्ध भी होते थे। अगला है हमारा, चार वर्णों का उल्लेख प्रथम बार हुआ है। तो चार जो वर्ण है हमारे, इनका प्रथम बार जो उल्लेख हुआ था ऋग्वेद के दसम मंडल में। फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऋग्वेद के दसम मंडल में चार वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम प्राप्त होता है। उसमें स्पष्ट है कि ब्राह्मणों अस्प मुखासीद बाहु राजिन्य कृत उरुदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। अर्थात ऋग्वेद के दसम मंडल में चार वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम
प्राप्त होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन वैदिक समाज में प्रचलित नहीं था? तो वैदिक समाज में जो प्रचलित नहीं था वो था सती प्रथा, बाकी विधवा विवाह, प्रेम विवाह और बहुपत्नी विवाह, ये प्रथा प्रचलित थी। सती प्रथा का प्रचलन जो है वैदिक समाज में नहीं था। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। वैदिक समाज में सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। इस काल में विधवा विवाह, बहुपत्नी प्रथा तथा प्रेम विवाह का प्रचलन था और सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य जो है गुप्तकालीन ऐरण अभिलेख से प्राप्त होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ऐरण अभिलेख, और ये मैंने हिस्ट्री में उस पहली वाली क्लास में आपको कराया भी है कि ऐरण अवलोक सिंधु घाटी सभ्यता, और जब हम मोहनजोदाड़ो पढ़ रहे थे, ठीक है, प्राचीन काल में। तो अगला है हमारा, निम्नलिखित में से विदुषी में किसका ऋग्वेद में मिलता है? तो विदुषी का उल्लेख होना चाहिए, यहाँ पे मिस्टेक हुआ थोड़ा। तो विदुषी का जो उल्लेख हुआ है वो किस में हुआ है? अपाला, ठीक है। दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऋग्वेद में लोपा, यानी ऋग्वेद में जो है लोपा हो गई, मुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं विश्वारा जैसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। ये ऋग्वेद में जो है इनका उल्लेख मिलता है। ये उस टाइम की जो है महान जो विद्वान स्त्रियां थी। जबकि सतपथ ब्राह्मण में गार्गी, गंधर्व, ग्रहिता, मैत्री आदि का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूरा पाषाण कालीन मानव का मुख्य व्यवसाय था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो पूरा पाषाण कालीन में जो मानव का मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन, यानी आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। पूरा पाषाण कालीन मानव का जो मुख्य व्यवसाय आखेट शिकार था, जबकि कृषि का ज्ञान नवपाषाण काल में हुआ और इसके प्राचीनतम साक्ष्य जो है मेहरगढ़, पाकिस्तान, बलूचिस्तान प्रांत से प्राप्त हुए हैं। अगला है हमारा, मनुष्य ने कृषि का ज्ञान प्राप्त किया था? तो मनुष्य के द्वारा जो कृषि का ज्ञान प्राप्त किया गया था नवपाषाण काल में। तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मनुष्य ने कृषि का ज्ञान नवपाषाण काल में प्राप्त किया था और इस काल की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे कृषि हो गया, पशुपालन के साथ साथ धातु विज्ञान की प्रगति। इस काल में गेहूं, जौ, मूंग आदि, रागी आदि फसलें जो है पैदा की जाती थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है? तो प्रागैतिहासिक स्थल जो नहीं है उसकी बात कर रहा है, तो कौशाम्बी इसमें नहीं है भाई। बाकी बुर्जहूम हो गया, नेवासा हो गया, ब्रह्मगिरी हो गई, ये तीनों प्रागैतिहासिक स्थल हैं, यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। कौशाम्बी जो है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे जो है बौद्ध धर्म से संगीत संगीति का आयोजन किया गया था, यानी आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। बुर्जहोम, नेवासा और ब्रह्मगिरी जो है प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल हैं, जबकि कौशाम्बी जो है बौद्धकालीन प्रसिद्ध नगर था। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर नरेश नीचक्षु ने हस्तिनापुर के गंगा में बह जाने के कारण अपनी राजधानी वत्स देश की राजधानी, ठीक है, वत्स देश की राजधानी कौशाम्बी नगरी में बनाई थी। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन पानीपत के किसी युद्ध से संबंध नहीं है? तो पानीपत का किसी युद्ध से संबंध नहीं है का मतलब है कि पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, ठीक है। पहला हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में और तीसरा हुआ था 1761 में, यानी तीसरा इसमें रॉन्ग हो जाएगा। 1642 का इसके संबंध नहीं है। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया, जिसमें बाबर की क्या होती है? विजय होती है। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में सम्राट अकबर और अफगान सरदार हेमू के बीच लड़ा गया, जिसमें सम्राट अकबर की विजय होती। ये हेमू जो है शेषा सूरी के पुत्र का जो है सेनापति होता है, क्योंकि शेषा सूरी का शासनकाल, ठीक है, 40 से 45 के बीच होता है और युद्ध हो रहा है 1556 में, क्योंकि शेषासुरी की डेथ हो जाती है। उसके बाद उसका पुत्र इसको कार्यभार संभालता है और उसका जो सेनापति होता है हेमू होता है। अगला है हमारा, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई और मराठों की सेनापति जो सदाशिव राव जो है भाऊ थे। 1642 ईस्वी में पानीपत में कोई युद्ध नहीं लड़ा गया था, इसलिए इसका संबंध नहीं है।
अगला है हमारा, निम्नलिखित धातुओं में से किसका ज्ञान सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं को नहीं था? मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया धातु से संबंधित क्वेश्चन। तो लोहे का ज्ञान नहीं था उनको भाई, सोना, चांदी और तांबे का ज्ञान था। सिंधु घाटी की सभ्यता में सैंधव सभ्यता के निर्माताओं को लोहे का ज्ञान नहीं था। सैंधव सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, वे कांसे के निर्माण एवं प्रयोग से पूर्ण ज्ञान से लिप्त थी। इसके अतिरिक्त वे सोना, चांदी, तांबा, टिन, फिरोजा, सीसा आदि जो है धातुओं से परिचित थी। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थित है? आलमगीरपुर, मेरठ, हिंड नदी के किनारे। मोस्ट इंपोर्टेंट, दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं सैंधव सभ्यता का आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह मेरठ जिले में यमुना की सहायक नदी हिंडन नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज 1958 में भारत सेवक समाज द्वारा की गई थी। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अकबर की धार्मिक नीति से संबंधित नहीं है? तो अकबर की धार्मिक नीति का संबंध आपका हल्दी घाटी के युद्ध से हो जाएगा। नहीं है पूछा गया है, ठीक है, इससे हल्दी घाटी से नहीं है। यानी हल्दी घाटी से नहीं है, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति से है, इबादत खाना से है और दीन इलाही, ये तीनों धार्मिक मामलों से संबंधित हैं। इसलिए पहला, दूसरा और तीसरा इसमें राइट हो जाएगा, फोर्थ इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं दिए गए विकल्पों में दीन इलाही, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, इबादत खाना तीनों अकबर की धार्मिक नीति से संबंधित है, जबकि हल्दी घाटी के युद्ध का धार्मिक नीति जो है संबंधित नहीं है। और अकबर के द्वारा दीन इलाही की स्थापना कब की थी? आप ये डेट देख सकते हैं, ठीक है, इंपोर्टेंट है। इबादत खाना का निर्माण किया गया था, ये इबादत खाने का निर्माण 1775 में, दीन इलाही की बात करें तो 1682 में और तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की थी 1663 में। ये अकबर का है। 82, 75 और 63, आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह द्वारा नहीं लिखी गई? तो मुगल बादशाह के द्वारा जो नहीं लिखी गई थी वो है आपका हुमायूंनामा। हुमायूंनामा हुमायूं की बहन गुलबदम बेगम के द्वारा लिखी गई थी। बाकी सभी जो है मुगल बादशाह के द्वारा लिखी गई थी। तुजुक-ए बाबरी, तुजुक-ए जहांगीरी और रकात-ए आलमगीरी। आप देख सकते हैं हुमायूंनामा गुलबदम बेगम की कृति है। यह फारसी में लिखी गई है। 2 खंडों में लिखित संप्रति पुस्तक के एक खंड में बाबर का इतिहास एवं दूसरे खंड में हुमायूं का इतिहास मिलता है, जबकि रकात-ए आलमगीरी औरंगजेब द्वारा लिखे गए पत्रों का संग्रह होता है। अगला है, घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुई हैं। तो घोड़े के जो अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं वो हुए हैं सुरकोटदा से। तो सुरकोटदा कहाँ है? गुजरात में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं घोड़े के अस्थि अवशेष सुरकोटदा गुजरात से प्राप्त हुए हैं। इस स्थल की खोज जेपी जोशी द्वारा 1964 में की गई थी। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को अपने शासनकाल में खुसरो यानी खुर्रम एवं महावत खां के विद्रोह का सामना करना पड़ा था? तो वो था जहांगीर। तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। खुर्रम का मतलब है आपका शाहजहां। आप देख सकते हैं मुगल बादशाह जहांगीर को अपने शासनकाल में खुसरो और खुर्रम, ये वही खुर्रम है जिसको बाद में आगे बनकर शाहजहां की उपाधि मिलती है, एवं महावत खां के विद्रोह का सामना करना पड़ा था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट क्लास में आज हम अभी 2 घंटे के बाद आपको क्लास मिलेगी, ठीक है। प्रवक्ता चयन परीक्षा 2000 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज जो है ये क्लास भी आपको कंप्लीट मिलेगी। चलिए, थैंक यू सो मच।